दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 के विश्व इतिहास विषय का अध्याय 11 जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। और आज के इस भाग 2 में हम पढ़ेंगे जापान के बारे में अध्ययन करेंगे। और जापान के बारे में हम अध्ययन करेंगे विशेषकर इसकी राजनीतिक व्यवस्था की और यहाँ पर किस प्रकार मेजी पुनर्स्थापना हुई, मेजी जो राजवंश था उसकी स्थापना हुई, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों इसका जो पहले का भाग है, इस अध्याय के जो भाग 1 में हमने देखा था, इस पूरे अध्याय की पृष्ठभूमि हमने समझ ली थी। हमने देखा था कि इस अध्याय में हम किन किन बातों का अध्ययन करेंगे और एक निरंतरता के बारे में भी हमने उस अध्याय में बात की थी। आपको जापान और चीन की एक आधारभूत जानकारी हमने दे दी थी। लेकिन आज के इस भाग में हम बात करेंगे जापान के बारे में और आने वाले कुछ और भागों में भी हम जापान के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो आज के भाग में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के भाग में पढ़ने वाले हैं राजनीतिक व्यवस्था और मेजी पुनर्स्थापना के बारे में। तो एक तरह से राजनीति पर हम यहाँ पर असर डाल देंगे। तो अध्ययन के बिंदु अपने हैं जापान, राजनीतिक व्यवस्था और मेजी पुनर्स्थापना। तो देखिए यहाँ हम बात करें कि जो जापान है वहाँ पर सम्राट का शासन है। तो विभिन्न राजवंश जो है इन्होंने जापान पर शासन किया है और राजवंशों ने सम्राट के नाम पर ही यहाँ पर शासन हो। सम्राट की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है जापान के इतिहास में। लेकिन एक दौर ऐसा भी आता है जब जो सम्राट है उसकी शक्ति कमजोर पड़ जाती है और उसकी जगह कुछ उसके प्रतिनिधि शासन करना शुरू करते हैं जिन्हें कहा जाता है शोगुन। शोगुन जो है उसकी 12वीं शताब्दी की बात है विशेषकर। तो 12वीं शताब्दी में एक दौर ऐसा आता है जब सम्राट की शक्ति कमजोर हो जाती है और उसकी जगह उसके जो शोगुन नाम के जो शासक थे, शोगुन नाम के ऐसा मान सकते अभिजात वर्ग जो था वो शासन करना यहाँ पर शुरू हो जाता है। उसका शासन पर अधिकार हो जाता है, ऐसा मान सकते हैं। 1603 ईस्वी से लेकर ये जो शोगुन थे, पहले शोगुन की बात करें तो तोकुगावा जो शासक थे, तोकुगावा जो परिवार था उनका शोगुन जो परिवार शोगुन थे उनमें प्रमुख भूमिका उनकी है तोकुगावा परिवार की। उन्होंने 1603 ईस्वी से लेकर 1867 ईस्वी तक शासन किया है। और इन्होंने ये जो शासन था मुख्य रूप से ये 3 भागों में बटा हुआ था। हम देखते हैं एक तो शोगुन जो थे वो प्रमुख थे और राजा की जगह वो शासन करते थे, या फिर मान सकते हैं कि एक तरह सम्राट की तरह ही वो कार्य करते थे। इसके अलावा देम्यो की व्यवस्था थी। जो प्रांतीय शासक थे उन्हें देम्यो कहा जाता था। याद रखिएगा, जो प्रांतीय शासक हुआ करते थे, प्रांतों में बटा हुआ था जापान, तो वहां पर जो शासन करते थे उनका नाम था देम्यो। देम्यो कहा जाता था और उन्हें राजधानी तक ही सीमित रखा जाता था ताकि उनकी शक्ति को संतुलित किया जा सके। इसके लिए उनकी शक्ति को वहीं प्रांतों तक सीमित रखा जाता था। इसके अलावा एक और वर्ग था सामुराई, काफ़ी प्रसिद्ध वर्ग है, आपने नाम सुना होगा सामुराई योद्धा, सामुराई तलवार के बारे में। तो सामुराई एक वर्ग हुआ करता था जापान में जो योद्धा वर्ग था मुख्य रूप से, और शोगुन और देम्यो की सेवा करता था। ये तो युद्ध क्षेत्र में यही जो वर्ग था मुख्य रूप से लड़ा करता था। अब 16वीं सदी में हम देखते हैं कि जापान में 3 बड़े परिवर्तन होते हैं। 3 परिवर्तन जो हैं वो कौन कौन से परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं? एक तो है कि कृषकों को निशस्त्र किया जाता है। एक खास बात ये थी कि दोस्तों अभी तक जो था हर वर्ग को, विशेषकर जो कृषक वर्ग हुआ करता था, उसको भी हथियार रखने का अधिकार था। लेकिन 16वीं शताब्दी में आकर तोकुगावा जो वंश था उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो कृषक हैं वो अब हथियार नहीं रख सकते। इससे क्या हुआ कि जो साम्राज्य था उसमें काफ़ी शांति स्थापित हो गई। तो लड़ाई झगड़े जो होते थे, छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि लोगों के पास जब हथियार होते हैं तो वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं। तो जब उनसे हथियार छीन लिए गए तो एक तरह से साम्राज्य में पूरी तरह से शांति स्थापित हो गई। तो एक शांति स्थापित करने के लिए कदम उठाया गया, कृषकों को निशस्त्र कर दिया गया। दूसरी बात थी कि देम्यो को राजधानी में सीमित करना और स्वायत्तता। इसके अलावा जो देम्य थे, जो कि प्रांतीय शासक थे, वो सर ना उठा सके, इसलिए क्या किया गया, उनको उनकी राजधानियों तक ही सीमित कर दिया गया। उनको और अधिक क्षेत्रों में अधिकार करने के लिए उनको केवल अपनी राजधानी तक ही शासन करने का अधिकार दिया गया, लेकिन उनको अपनी राजधानी में स्वायत्तता दी गई जिससे कि उन राजधानियों का, उन प्रांतों का अत्यधिक विकास हो सके। तो एक दूसरा महत्वपूर्ण काम ये किया गया। तीसरा काम किया गया, मालिक और करदाताओं का निर्धारण किया गया कि कौन मालिक होगा और कौन करदाता होगा, इस बात का निर्धारण किया गया ताकि जापान का आर्थिक विकास किया जा सके। तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए 16वीं सदी में। इसके बाद हम बात करेंगे कि 17वीं सदी की बात अगर हम करें, 17वीं सदी में नगरीकरण और आर्थिक निवास का युग था। ये 16वीं सदी में हमने देखा 3 बड़े परिवर्तन हुए। उसकी वजह से 17वीं सदी में क्या हुआ, एक नगरीकरण का दौर आया जापान में और आर्थिक विकास का युग हुआ, जिसको एदो, ओसाका और क्योतो, ये जो 3 जगह हैं, इसके बारे में विशेष उल्लेख किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया, वित्त और ऋण की जो प्रणालियाँ हैं वो निश्चित की गई कि किस तरह से वित्त का उगाही होगी और ऋण जो है वो किस तरह से दिया जाएगा और लिया जाएगा उसके ऊपर। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर नगरीकरण और शहरीकरण का विकास हुआ था, इसकी वजह से जो नाटक थी, जो कलाएँ थी, उस तरह की जो सांस्कृतिक विकास है वो भी जापान में इस दौर में होता हुआ हम देखते हैं। इसके अलावा विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई हम देखते हैं। यहाँ पर विशेषकर विदेशी व्यापार की अगर बात करें तो चीन से रेशम मंगाया जाता था
और भारत से कपड़ा आयात किया जाता था और इसके लिए बड़ी मुद्रा खर्च की जाती थी। ऐसा माना जाता है सोने चांदी जो जो बहुमूल्य धातुएं थी उनका भुगतान किया जाता था इस विदेशी व्यापार के लिए। इसी वजह से क्या हुआ, तोकुगावा द्वारा क्या किया गया, इस निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि देश का आर्थिक विकास किया जा सके। और उन्होंने कोशिश की कि रेशम का जो उत्पादन है वो जापान में ही किया जाने लगा। तो इस प्रकार से विदेशी व्यापार जो नुकसान में था उसको काफ़ी फायदे में बदलने की कोशिश की तोकुगावा जो वंश था उसके द्वारा। इसके अलावा सामाजिक और बौद्धिक बदलाव भी हम देखते हैं जापान में इस दौर में। प्राचीन साहित्य का अध्ययन यहाँ किया जाना शुरू हो गया था। जापान ने माना कि जापान जो है न केवल पश्चिमी देशों की तरफ देखे बल्कि उसका अपना भी कुछ खुद का कोई अस्तित्व है। न केवल चीन से ही उसने सब कुछ उधार लिया बल्कि उसका अपना खुद का अस्तित्व क्या है, उसकी अपनी परंपराएं क्या है, उसका अपना इतिहास क्या है, उसका अध्ययन भी किया जाने लगा। अब हम देखते हैं कि ये तो एक तरह से शुरुआती दौर हमने देखा जापान के अंदर। जो शुरुआत में तोकुगावा वंश था उसकी स्थापना किस तरह से, वो तोकुगावा वंश ने किस प्रकार जापान का शासन संभाला था और शोगुनों के संबंध में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम बात करें कि मेजी पुनर्स्थापना। अब मेजी जो वंश था, यानी अब हम ये देखेंगे कि किस प्रकार सम्राट की सत्ता की पुनर्स्थापना हो गई थी। हमने देखा 12वीं शताब्दी में आकर शोगुनों ने इस सत्ता पर अधिकार कर लिया था, लेकिन अब बात करेंगे मेजी पुनर्स्थापना, यानी शासन की दोबारा सम्राट का महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रकार स्थापित हुई। तो ये जो दौर था ये था 1867 से लेकर 68, जहां पर मेजी पुनर्स्थापना हुई है। यूं कह सकते हैं कि सम्राट की जो शक्ति थी उसकी पुनर्स्थापना होते हुए हम देखते हैं। और इसके लिए एक प्रमुख घटना, इसकी देखिए पहले कारण अगर हम बात करें तो 2 प्रमुख कारण थे पुनर्स्थापना के। एक तो असंतोष था, जो लोगों में असंतोष था, तोकुगावा जो परिवार था उसकी जो सुधार थे उनको लेकर जो असंतोष था उनके अंदर, वो एक प्रमुख कारण था इन पुनर्स्थापना का। इसके अलावा एक सबसे प्रमुख कारण हम यहाँ देखते हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीतिक संबंधों के बदलाव की मांग की जाने लगी कि दुनिया के अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित किए जाने चाहिए। जापान को नई चीज़ें सीखने के लिए पश्चिमी देशों की तरफ जाना चाहिए। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीतिक संबंधों की बड़ी मांग हो रही थी। उसकी वजह से भी हम यहाँ देखते हैं कि मेजी पुनर्स्थापना होती है। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है, वो है कि जो अमेरिका है वो जापान में अपना एक दूत मंडल भेजते हैं और किसके नेतृत्व में, कॉमोडोर मैथ्यू पेरी के नेतृत्व में वो अपना एक दूत मंडल यहाँ भेजते हैं 1794 से लेकर 1858 के बीच। तो जापान का उसका जो आगमन होता है इस घटना ने पूरी तरह से क्या किया था, जो सम्राट की जो भूमिका थी उसको पूरी तरह से बदल दिया था। जापान के अंदर जब अमेरिका आ गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, तो अमेरिका के आ जाने से हम देखते हैं कि वहाँ क्या, जापान जो सम्राट थे उनके दोबारा उनको महत्व दिया जाने लगा कि जापान के साथ जो अमेरिका के समझौते हुए थे वो मुख्य रूप से उसके सम्राट के साथ किए गए थे। इसलिए जो सम्राट की जो महत्ता थी कम हो गई थी, उसकी पुनर्स्थापना होते हुए हम देखते हैं। और 1868 ईस्वी के बाद एक आंदोलन के द्वारा, 1868 ईस्वी में जो आंदोलन हुआ था उसके द्वारा क्या हुआ कि सम्राट की जो पुनर्स्थापना हुई और शोगुनों का जो पदस्थापन, शोगुन जो शासन था इससे पहले जो प्रतिनिधि हुआ करते थे सम्राट के, उनके शासन का अंत हो गया था और मेजी सम्राट जो नियुक्त कर दिया और टोक्यो को जो थी वो राजधानी बना लिया गया। इसके बाद फोकोकू और क्यो है की नीति अपनाई गई, जिसके तहत राष्ट्र की समृद्धि को महत्व दिया गया और एक मजबूत सेना को महत्व दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि इस दौर में जो मेजी पुनर्स्थापना हुई उस दौर में आकर सेना को अत्यधिक महत्व मिलता है दोस्तों। और इसके बाद एक लंबा समय जो होता है उसमें सेना की पूरी राजनीति में, एक सेना का पूरे जापान के इतिहास में सेना का जो महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। सम्राट व्यवस्था का पुनर्निर्माण, अब हम देखते हैं क्या आखिर सम्राट व्यवस्था क्या थी जिसकी पुनर्स्थापना की गई। ये सम्राट व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ दोस्तों, जो सम्राट थे इसके अंतर्गत सम्राट, नौकरशाही और सेना तीनों मिलकर सत्ता का संचालन करते थे। तो सम्राट व्यवस्था के अंदर सम्राट, नौकरशाही और सेना द्वारा सत्ता का संचालन किया जाता था। और जो नौकरशाही और जो सेना होती थी वो राजा के प्रति उत्तरदायी, सम्राट के प्रति उत्तरदायी हुआ करती थी। इसके अलावा सम्राट को सूर्य, एक तरह से देवताओं का अवतार माना जाता था, उसे सूर्य देवी का वंशज मान लिया गया और साथ ही उसे पश्चिमीकरण का नेता भी स्वीकार कर लिया गया। यानी पश्चिमीकरण की जो रास्ते अपनाए जाने थे अब और जो जापान का आधुनिकीकरण किया जाना था उसका जो नेतृत्व था अब सम्राट के हाथों में दे दिया गया। इसके अलावा हम देखते हैं विभिन्न अधिनियमों के द्वारा विभिन्न अधिनियमों और विभिन्न संस्थाओं के नाम भी सम्राट के नाम पर रखे जाने लगे इसकी वजह से। और जापान ने इस दौर में एक नई व्यवस्था अपनाई, एक नई विद्यालय व्यवस्था को जापान ने इस दौर में अपनाया था। उसके अंदर 1870 का जो दशक था उसमें इस नई विद्यालय व्यवस्था की शुरुआत की जापान ने। और शिक्षा अनिवार्य और कम शुल्क। एक खास बात दोस्तों ये है कि जापान का जो आधुनिकीकरण हुआ था, लोगों को अक्सर लगता है कि जापान ने वो आधुनिकीकरण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया था, लेकिन जापान में इस आधुनिकीकरण की जो जड़ें थी बहुत पुरानी थी। और हम देखते हैं कि शिक्षा उस दौर में 1910 ईस्वी में जाकर जापान ने क्या किया
शिक्षा को अनिवार्य कर दिया हर व्यक्ति के लिए, यानी हर लड़का और लड़की दोनों के लिए उसने शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। और उसको शिक्षा को ना केवल अनिवार्य किया बल्कि उसको बहुत अधिक कम शुल्क उसके लिए लिया जाने लगा था। हम देखते हैं कि भारत में आकर 2000 ये सन 2000 के बाद भारत में ऐसा लगता है कि जो हमारी इस तरह की शिक्षा नीति लागू की गई है, लेकिन जापान ऐसा देश था जिसने 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही इस तरह की शिक्षा व्यवस्था को अपना लिया था। तो इसकी वजह से उसके आधुनिकीकरण का जो रास्ता तय किया उसने, उसमें इस शिक्षा व्यवस्था ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शिक्षा में आधुनिक पाठ्यचर्या पर बल दिया गया और एक आधुनिक पाठ्यचर्या यानी जो पश्चिमी देशों में जाकर इसे जो शिक्षक थे उन्हें पश्चिमी देशों में भेजा गया प्रशिक्षण के लिए, शिक्षण के लिए उन्हें वहाँ भेजा गया और वहाँ से शिक्षकों को बुलाया भी गया यहाँ के छात्रों को पढ़ाने के लिए, उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने अपनी नैतिक संस्कृति, न केवल उन्होंने पश्चिमीकरण का अनुसरण किया, वहाँ से कुछ ज्ञान विज्ञान का आयात किया, इसके अलावा उन्होंने क्या किया, अपनी जो नैतिक संस्कृति थी और उसको भी अत्यधिक बल दिया था। इसके अलावा उन्होंने जो नैतिक शिक्षा थी उसको अनिवार्य बनाया गया अपनी शिक्षा पद्धति में। और इस पूरी व्यवस्था को, जो शिक्षा व्यवस्था थी, उसको पूरी देखने के लिए एक शिक्षा मंत्रालय होता था। इसके बाद देखें नया प्रशासनिक ढांचा भी अपनाया गया। जो प्रशासन था उसमें भी काफ़ी परिवर्तन किए गए। मेजी इस पुनर्स्थापना के दौर में हम देखते हैं कि जो सैन्य शिक्षा थी वो अनिवार्य। हमने कहा कि ये जो दौर है, ये जो मेजी पुनर्स्थापना का दौर है, इसमें सेना का महत्व अत्यधिक बढ़ गया था, पूरे सैन्यकरण किया गया जापान का। तो सैनिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया, विशेषकर जो 20 साल से अधिक आयु के जो युवा हुआ करते थे उनके लिए सैनिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा आधुनिक सैन्य बल का गठन किया गया, सेना का आधुनिकीकरण भी किया गया, उसमें नई नई चीज़ें, नए नए हथियार उसमें शामिल किए गए। इसके अलावा पर्याप्त राजस्व की, सेना के लिए पर्याप्त राजस्व की व्यवस्था की गई और सख्त सेंसर के नियम भी लागू कर दिए गए। तो प्रशासनिक व्यवस्था में सैन्यकरण किया गया, हम देखते हैं। इसके अलावा सख्त सेंसर के नियम लागू किए गए समाज के ऊपर। तो एक तरह से यहाँ वो तानाशाही के कुछ अंश हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा सेना और नौकरशाही का सम्राट के प्रति उत्तरदायित्व ये भी तय किया गया। इस पूरी नई प्रशासनिक व्यवस्था में जो सम्राट था उसका महत्व क्योंकि बढ़ गया था, तो उसके प्रति सेना का और नौकरशाही का उत्तरदायित्व निश्चित किया गया। इसके अलावा लोकतांत्रिक संविधान और आधुनिक सेना का आदर्श प्रस्तुत किया गया। मेजी दौर में मुख्य रूप से लोकतांत्रिक संविधान का आदर्श और आधुनिक सेना का आदर्श प्रस्तुत किया गया। इसकी वजह से कि जो आधुनिक सेना का आदर्श प्रस्तुत किए जाने की वजह से क्या हुआ दोस्तों, कि जापान ने कई देशों पर विजय प्राप्त की इस दौर में। विशेषकर जो 20वीं शताब्दी थी उसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि जापान जो है वो रूस को पराजित कर देता है। तो विभिन्न युद्धों में जापान की विजय होती क्योंकि सेना का आधुनिकीकरण किया गया था, सेना पर अत्यधिक खर्च किया गया था, पूरी तरह से सैन्यकरण किया गया था और औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना। और इसी दौर में ये जो मेजी पुनर्स्थापना का जो दौर है, इसमें जापान जो है वो औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत भी करता है। किस तरह से वो वियतनाम पर अधिकार कर लेते हैं, किस तरह से वो कोरिया पर अधिकार कर लेते हैं, हम ये देखते हैं। आर्थिक प्रगति पर लोकतंत्र को, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है, आर्थिक प्रगति तो बहुत अधिक होती है, कई नई व्यवस्थाएं भी लागू की जाती है, लेकिन जापान का जो लोकतंत्र था उसको एक बड़ी हानि होती है क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोट दिया जाता है, ऐसा मान सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस भाग में हमने देखा कि किस प्रकार से मेजी पुनर्स्थापना होती है और किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था जो थी जापान में लागू थी। और इस मेजी पुनर्स्थापना के दौर में सम्राट का महत्व अत्यधिक बढ़ गया था, लेकिन सम्राट के अत्यधिक महत्व बढ़ जाने की वजह से सेना का महत्व भी बढ़ा, सैन्यकरण भी किया गया, लेकिन यहाँ पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को बहुत अधिक नुकसान हुआ था। तो दोस्तों आज के इस भाग में हमने इतना पढ़ा। अब आगे के भाग में हम जापान के आधुनिकीकरण के बारे में और बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।